नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आपका न्यू कैरियर एकेडमिक्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं अभिषेक सोंद्रा सर फिर से आपका भव्य अभिनंदन करता हूं। जिस प्रकार से राजस्थान की कला संस्कृति प्रश्नोत्तरी चल रही थी उसका आज लेके आया हूं भाग नंबर 10। देखिएगा भाग नंबर 10 का ये पहला प्रश्न, लू काव्य रा रचनाकार है। फिर से देखें, लू काव्य रा रचनाकार है क्या? सुमेर सिंह शेखावत है, नंद भारद्वाज है, नानू राम है या फिर चंद्र सिंह है। तो देखें यहाँ पर एक रचना पूछी गई जिसका नाम है लू। लू किसकी रचना है? तो देखें ये जो चंद्र सिंह बिरकाली नाम के जो साहित्यकार हुए हैं, इन्होंने देखिए एक तो लिखी है सांझ, एक लिखी बादली, इन्हीं के द्वारा एक और रचना है जिसका नाम है मरुधर और एक है लू। तो फिर से देखें यहाँ पर चंद्र सिंह बिरकाली के द्वारा सांझ लिखी गई, बादली लिखी गई, मरुधर लिखी गई और लिखी गई लू। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर होगा वो 4। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है राजस्थान में किसी महिला द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाने को कहा जाता है। फिर से देखें, राजस्थान में किसी महिला द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाने को क्या कहा जाता है? क्या उसे जेहर कहते हैं या टोटी कहते हैं या फिर पीपल पन्ना कहते हैं या फिर पीपल पन्ना कहते हैं या फिर चूप कहते हैं? तो यहाँ पर देखें आभूषण पूछे गए हैं कि महिलाओं के द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाने को क्या कहा जाता है? तो देखिए पहला ऑप्शन है जेहर। ये जो जेहर है वो पैर पर बांधे जाने वाले 3 छल्ले होते हैं। फिर से देखें, पैर पर बांधे जाने वाले 3 छल्ले जिन्हें जेहर कहते हैं। टोटी ये कान का आभूषण है। पीपल पन्ना ये भी कान का आभूषण है। फिर देखें चूप ये दांत का आभूषण है, दांत का आभूषण चूप जिसे दांत में रखने के लिए यानी सोने की कील जड़वाने पर उसे क्या कहते हैं? चूप कहते हैं। दांत के और देखें, अगर दांत में पूछे आभूषण और क्या होते हैं तो देखें एक होता है रखन, चूप, मेख और मासा। ये 4 आभूषण जो दांतों के आभूषण होते हैं। फिर से देखें, दांत के अंदर रखन होता है, रखन के बाद चोप, मेख और मासा। इस प्रकार से इस दूसरे प्रश्न का जो राइट आंसर होगा चोप, यानी महिलाओं के द्वारा दांत पर सोने की कील जड़वाई जाती है जिसे क्या कहते हैं? चोप। मित्रों एक और याद रखिएगा, चोप जैसा ही एक होता है चौप, लेकिन ये नाक का आभूषण होता है चौप, जबकि चूप जो है वो दांत का आभूषण होता है। इसका जो राइट आंसर होगा 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर, नागौर का बू गांव किस कलात्मक कार्य के लिए प्रसिद्ध है? फिर से देखें, नागौर का बू गांव किस कलात्मक कार्य के लिए प्रसिद्ध है? क्या वे जूट पट्टी के लिए प्रसिद्ध है, कच्ची मिट्टी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है, मोटी सूती सोल के लिए प्रसिद्ध है या फिर हस्त निर्मित कागज के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिएगा ये जो बू गांव है, बू गांव जो कि नागौर में है, ये बू गांव कच्ची मिट्टी के खिलौनों के लिए जाना जाता है। फिर से देखें, कच्ची मिट्टी के खिलौनों के लिए कौन सा गांव जाना जाता है? तो नागौर का बू गांव जाना जाता है। इस प्रकार से इस तीसरे प्रश्न का जो राइट आंसर होगा कच्ची मिट्टी के खिलौने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए 4 नंबर पर, निम्न में से पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? फिर से देखें, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? क्या सारंगी से है, शहनाई से है, संतूर से है या फिर सरोंद से है? तो देखिएगा पंडित शिव कुमार शर्मा, मित्रों याद रखिएगा इनको 2001 में पद्म विभूषण दिया गया था। फिर से देखें
कि 2001 में इन्हें पद्म विभूषण दिया गया था। बात करते हैं शिव कुमार की। शिव कुमार ये जो है संतूर वाद्य यंत्र बजाते थे, इनका संबंध संतूर वाद्य यंत्र से था। संतूर वाद्य यंत्र को तत् वाद्य यंत्र भी कहा जाता है। इसके अंदर लगभग 100 तार होते हैं। मित्रों याद रखिएगा, ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, तो ये तत् वाद्य यंत्र है। इसे सततंत्री वीणा भी कहते हैं। मित्रों याद रखिएगा कि संतूर को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे सततंत्री वीणा कहते हैं, क्योंकि इसमें 100 तार होते हैं। इसमें कितने तार होते हैं? 100 तार होते हैं। और तार से बनने वाले जो वाद्य यंत्र है उसे तत् वाद्य यंत्र कहते हैं। फिर देखें पंडित जो शिव कुमार शर्मा है वो उनका संबंध संतूर से था। इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर होगा 3, यानी पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो वो संतूर से है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न। मेहणसर प्रसिद्ध है। फिर से देखें, मेहणसर क्यों प्रसिद्ध है? क्या सोने की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है, मुगल कालीन चित्रों की अधिकता के लिए प्रसिद्ध है, 360 खिड़कियों की हवेली के लिए प्रसिद्ध है, सती माता के मंदिर के लिए है? फिर से देखें, मेहणसर क्यों प्रसिद्ध है? मेहणसर यह शेखावाटी का एक गांव है। शेखावाटी का एक गांव, यानी यूं कहें झुंझुनू जिले में एक गांव है जिसका नाम है मेहणसर। यहाँ पर सोने पर चित्रकारी प्रसिद्ध है। यहाँ की सोने की चित्रकारी के लिए जाना जाता है और यहीं पर ही भित्ति चित्रों के लिए भी इसे जाना जाता है। मित्रों याद रखिएगा, भित्ति चित्रों के लिए भी इसे जाना जाता है। मेहणसर क्यों प्रसिद्ध है? तो मेहणसर सोने की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा 1। अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखिए बढ़ते हैं अगले 6वें प्रश्न की ओर। 6वां प्रश्न, सोमपुरा शैली जानी जाती है। सोमपुरा शैली, यहाँ पर शैली पूछी गई, जानी जाती है। क्या मिट्टी के बर्तनों के लिए जानी जाती है, चमड़े के लिए जानी जाती है, चित्रकला के लिए जानी जाती है, या फिर स्थापत्य कला के लिए जानी जाती है? तो देखें, ये जो सोमपुरा शैली है, सोमपुरा शैली जिनका संबंध मंदिर या फिर महलों से है, ये स्थापत्य कला के लिए जानी जाती है। ये स्थापत्य कला के लिए जानी जाती है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 4। बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पर। 7वां प्रश्न देखिएगा, प्रसिद्ध मदन मोहन मंदिर स्थित है। मदन मोहन, जिसे मनमोहन भी कहते हैं, ये मंदिर कहाँ है? क्या ये बांसवाड़ा में है, जोधपुर में है, करौली में है, या फिर जालोर में है? तो देखें कहाँ है ये मदन मोहन मंदिर। मदन मोहन मंदिर मित्रों, ये जो मदन मोहन मंदिर है मूलतः ये करौली में है। कहाँ पर है? तो ये करौली में है। मदन मोहन मंदिर का जो निर्माण है 1748 में महाराजा गोपाल सिंह के द्वारा बनवाया गया था। फिर से देखें, मदन मोहन जो मंदिर है वो करौली में है। इसका जो निर्माण है 1748 में महाराजा गोपाल सिंह के द्वारा करवाया गया था। एक बात और याद रखें, मदन मोहन जो मंदिर है वो गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर है। मित्रों याद रखें कि ये किस संप्रदाय का मंदिर है या फिर इसका संबंध किस संप्रदाय से है, तो इसका संबंध गौड़ीय संप्रदाय से है। फिर से देखें, मदन मोहन मंदिर कहाँ पर है? करौली में है। निर्माण कौन करवाते हैं? तो निर्माण महाराजा गोपाल सिंह के द्वारा 1748 में होता है। इसका संबंध किस संप्रदाय से है? तो इसका संबंध गौड़ीय संप्रदाय से है। इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर होगा करौली। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, किण संतरी वाणिया रो संग्रह हरडेवानी नाम सु संकलित करी जो। देखिएगा आजकल राजस्थानी भाषा को लेकर के प्रश्न पूछे जाते हैं, राजस्थानी भाषा में ही प्रश्न पूछे जाते। देखिएगा, किण संतरी वाणिया रो संग्रह हरडेवाणी नाम सु संकलित करी जो। तो यहाँ पर संकलन पूछा गया है और संकलन है हरडेवाणी। क्या हरडेवाणी दादू दयाल की है, रेदास की है,
हरिदास निरंजनी की है या फिर जाम्बू जी की है। तो देखें हरडे जो वाणी है वो दादू दयाल की है, दादू दयाल की है, जिन्होंने हरडे वाणी, दादूरा दुआ। और बात करें इनके जो उपदेश हैं, इन्हें हरडे वाणी के नाम यहाँ पर संकलित किया गया था। बात करते हैं कि हरडे वाणी को संकलित करने वाले कौन थे। तो संकलित करने वाले इनके जो शिष्य थे, उन एक का नाम था सुंदरदास और एक थे रज्जब। एक सुंदरदास थे और एक रज्जब थे। वैसे तो दादू दयाल जी के 152 शिष्य हुए हैं, 152 शिष्य हुए हैं जो 52 स्तंभ के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन प्रसिद्ध जो इनके शिष्य हुए हैं, जिनमें एक सुंदरदास थे और एक रज्जब थे। रज्जब ने गजब किया था, ये उम्र भर दुल्ले के वेश में रहते हैं। तो देखें दादू दयाल जो इनकी वाणी है, इनका संग्रह है हरडे वाणी, जिनका संकलन कौन करता है, सुंदरदास और रज्जब। इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर होगा दादू दयाल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 9वें प्रश्न की ओर। देखें आसिर खां रकनुद्दीन चंद्रलाल चित्रकला की किस शैली से संबंधित, यहाँ पर चित्रकार पूछे गए हैं। आसिर खां रकनुद्दीन चंद्रलाल किस चित्रकला से संबंधित है? क्या ढूंढाड़ शैली से है, बूंदी शैली से है, उनियारा शैली से है या फिर बीकानेर शैली से है? तो देखें ये जो इन तीनों का संबंध है वो बीकानेर शैली से है, बीकानेर शैली से है। मित्रों याद रखिएगा बीकानेर शैली की जो विशेषता है यह है कि यहाँ के चित्रकार चित्र बनाने के बाद अपना नाम एवं तिथि अंकित करते थे। तो याद रखिएगा किस चित्र शैली के चित्रकारों द्वारा चित्र के साथ साथ नाम और तिथि अंकित करते थे। तो ये बीकानेर शैली के जो चित्रकार हुए हैं ये करते थे। और बीकानेर शैली का जो सबसे प्रसिद्ध चित्र है, जर्मनी का एक चित्रकार हुआ है, जर्मनी का चित्रकार एएच मूलर, जिन्होंने पृथ्वीराज राठौड़ को महाराणा प्रताप को पत्र लिखते हुए, यानी यूं कहें पृथ्वीराज राठौड़ का एक चित्र बनाया जिसमें पृथ्वीराज राठौड़ महाराणा प्रताप को एक पत्र लिख रहे हैं। ऐसा चित्र एएच मूलर बनाते हैं जिसका संबंध भी बीकानेर शैली से है। एएच मूलर का ये जो चित्र है वर्तमान में बीकानेर संग्रहालय में रखा हुआ है। इस प्रकार से ये जो आसिर खां रुकनुद्दीन चंद्रलाल, ये इनका जो संबंध है बीकानेर चित्र शैली से रहा है। चित्र बनाने के बाद ये लोग अपना नाम और तिथि अंकित करते थे। इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर होगा 4 बीकानेर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 10वें प्रश्न की ओर। देखें 10वां प्रश्न, अलवर क्षेत्र के लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? यहाँ पर अलवर पूछा गया, अलवर क्षेत्र के लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? क्या सुगाली माता को मान्यता प्राप्त है या फिर सचिया माता, सकराय माता या जिलानी माता? तो देखिए मित्रों पहला ऑप्शन है सुगाली माता। इन सुगाली माता को 1857 की क्रांति की देवी कहते हैं और इन्हें ही चंपावतों की या फिर खुशाल सिंह की कुल देवी मानी जाती है। और बात करें कि सुगाली माता जो औवा पाली में है, औवा पाली यहाँ पर है, लेकिन बात करें कि इनकी वर्तमान में जो मूर्ति है वो बांगड़ संग्रहालय के अंदर रखी हुई है, बांगड़ संग्रहालय के अंदर इनकी मूर्ति रखी हुई है। आगे है सचिया माता। ये जो सचिया माता आप देख रहे हो, सचिया माता जिनका मंदिर ओशिया के अंदर है, इन्हें यूं कहें ओस वालों की कुल देवी ने माना जाता है। ओस वालों की कुल देवी जो कि सचिया माता है। ये जो सचिया माता है राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भावना की देवी भी से माना जाता है। इन्हें सांप्रदायिक सद्भावना की
देवी भी माना जाता है। अगला है सकराय माता। ये जो सकराय माता है इसे शाकंभरी माता भी कहते हैं, इन्हें शाकंभरी माता भी कहते हैं। इनका संबंध सीकर से है और इन्हें ही शुक्र देवी भी कहते हैं। याद रखिएगा, इन्हें शुक्र देवी भी कहते हैं। अंतिम जो ऑप्शन है वो है जिलानी माता। ये जो जिलानी माता है इनका संबंध बेहरोड पहले अलवर था और अभी कोटपुतली से है, कोटपुतली से है, इसलिए जिलानी माता को ही अलवर क्षेत्र के लोक देवी के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसका जो राइट आंसर होगा जिलानी माता। अगर मित्रों आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।